Hello everyone, I am here with the 6th lecture of our chapter, The Ailing Planet, Green Movement's Role. In the previous lecture we have discussed how population is the root cause of everything, our development, our education, and population is also a root cause of the declining health of our earth, है ना. पॉपुलेशन की वजह से ही हमारा कंट्री एडुकेटेड नहीं है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमारा कंट्री एडुकेटेड नहीं है या कम एडुकेटेड है या पीछे रह गया है, अंडर डेवलप्ड है. और रिसोर्सेज जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा रिसोर्सेज उतने ज़्यादा इस्तेमाल होंगे और उसकी वजह से हमारा अर्थ बहुत सफ़र कर रहा है. हमारा अर्थ यू कैन से डिक्लाइन हो रहा है, उसका हेल्थ दिनों दिन गिरता जा रहा है. तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग को ये जो ग्रीन मूवमेंट रोल है वो हम लोग को अवेयर कर रहा है और बार बार ये कह रहा है कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सारे ह्यूमन का, पूरे ह्यूमन काइंड का ये होना चाहिए कि हम लोग पॉपुलेशन को बहुत जल्दी और ज़ोरों शोरों से कंट्रोल करें ताकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़े. नहीं तो अगर सिर्फ इंडिया की बात देखें तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हर घर में हर झोपड़ी में एक इंसान भूख की वजह से मरता हुआ नज़र आएगा अनलेस वी कंट्रोल द पॉपुलेशन. हम लोग को पॉपुलेशन जल्द से जल्द कंट्रोल करनी होगी क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है पॉपुलेशन में. और सोचो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन आप उतने ज़्यादा जिम्मेदार हो अर्थ के डिक्लाइनिंग हेल्थ में. अगर अर्थ में जितने भी 195 कंट्रीज़ हैं उसमें अगर इंडिया का ही अकेले का पॉपुलेशन, इंडिया भी टॉप कर रहा है पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन के मामले में. सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है, इंडिया और चाइना. तो जितने सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज भी यही दोनों कंट्री यूज़ कर रहे होंगे. सबसे ज़्यादा डिप्लीट भी, डिफॉरेस्टेशन भी हम लोग ही कर रहे हैं क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं हम लोग को उन लोगों को रहने के लिए जगह देना होगा. जगह देने के लिए लैंड क्लियर करना होगा, लैंड क्लियर करने के लिए फॉरेस्ट काटना होगा. ठीक है, तो फॉरेस्ट कट रहा है मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. तो हम लोग सोचो कितने ज़्यादा जिम्मेदार हैं अर्थ के डिक्लाइनिंग हेल्थ में, अर्थ के हेल्थ को ख़राब करने में. तो इंडिया एंड चाइना both are very responsible, very much responsible, or you can say we are the main culprit here. इतने ज़्यादा पढ़े लिखे और एजुकेटेड और सब कुछ डेवलप्ड होने के बाद भी अब तो पहले तो इंडिया अंडर डेवलप्ड भी था, अब इंडिया कहीं ना कहीं सारे कंट्री से कदम मिला के चलता है. लेकिन स्टिल क्या फ़ायदा जब जो हमारा अर्थ है, हमारा मदर लैंड है, मदर अर्थ है, उसको हम लोग अगर नहीं बचा पा रहे, उसके हेल्थ ख़राब करने में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ही अगर हम लोग हैं तो. ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू. और ये ग्रीन मूवमेंट रोल के हिसाब से हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम लोग, इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा पहले अवेयर हो जाएं, सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल अब ना बढ़ाएं और उसको कंट्रोल करें ताकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान भी हम ही लोगों को है. शुरुआत भी हम लोगों से ही होगी. ठीक है, अगर पॉपुलेशन हम लोग सबसे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो पॉवर्टी भी सबसे ज़्यादा हम लोग को झेलनी पड़ेगी क्योंकि रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हम लोग को लगेंगे, है ना. ये एक इस तरीके से आप डेटा को समझो. पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करेंगे. रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, रिसोर्सेज है नहीं तो क्या होगा, पॉवर्टी आएगी. पॉवर्टी की वजह से क्या होगा, डेथ्स होंगे, गरीबी आएगी, एजुकेशन नहीं मिलेगा, डेथ होगा. तो जब जो पॉपुलेशन बढ़ा रहा है वही पॉपुलेशन घटाएगा भी. ह्यूमन बीइंग, इन सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन, हम लोग इंडियंस. और देखो बहुत शर्म की बात है कि इस पूरे आर्टिकल में सबसे ज़्यादा बार इंडिया 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 किया गया है क्योंकि हम लोग कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं शुरू से अर्थ के हेल्थ को डिक्लाइन करने में, डिफॉरेस्टेशन करने में, रिसोर्सेज को खर्च करने में, रिसोर्सेज को ख़त्म करने में. हर तरीके से इंडिया कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा यू कैन से टारगेट किया गया है इंडिया को. ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द बिटर ट्रूथ, ये कड़वा सच है. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न the survival not just of the people but of the planet. Just a second.
फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, पहली बार पूरे इतिहास में पहली बार एक बहुत ही ट्रांसेंडिंग कंसर्न देखा गया है। ट्रांसेंडिंग कंसर्न का मतलब अत्यधिक चिंता, बढ़ती जा रही है, ऐसी चिंता जो दिनों दिन बढ़ती जा रही हो। कंसर्न का मतलब चिंता, ट्रांसेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ। पहली बार इतिहास में पहली बार ये एक ट्रांसेंडिंग कंसर्न देखा गया है दैट सर्वाइवल इज नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट, कि सर्वाइवल का मतलब अब सिर्फ ह्यूमन का जिंदा रहना नहीं है। सर्वाइवल सिर्फ, अभी तक सर्वाइवल का मतलब क्या होता था, कहीं भी मार धाड़ हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, कहीं बॉम्ब फट गया, कहीं पर अटैक्स हो रहे हैं, तो सिर्फ इंसान किसके सर्वाइवल के बारे में सोचता है, ह्यूमन, सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है। ह्यूमन जो मूर्ति खड़ी है, ह्यूमन को ये जो शरीर है सिर्फ इसके सर्वाइवल के बारे में सोचता है। लेकिन इतिहास में पहली बार ये जो ग्रीन मूवमेंट है इसने नज़रिया बदल दिया और हम लोग को आईना दिखाया है कि सर्वाइवल, तुम इतने सेल्फिश मत बनो, तुम इतने सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकते हो, सिर्फ तुम्हारे अलावा भी कुछ है। ह्यूमन को ये आईना दिखाया है कि सिर्फ हम करना बंद करो और अपने सर्वाइवल के बारे में मत सोचो, तुम जिसमें रह रहे हो, जिस धरती पे, उसके सर्वाइवल के बारे में भी एक बार सोचो। तो इस बार अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें तुम्हारे सर्वाइवल की बात नहीं हो रही, पीपल के सर्वाइवल की बात नहीं हो रही है, इसमें हमारे अर्थ के सर्वाइवल की बात हो रही है, क्योंकि अभी वो बीमार है, एलिंग है, ठीक है, और इसको हमको ठीक करना है। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. एक बार हम लोगों ने अब शुरुआत की है अपना नज़रिया एक समग्र नज़रिए से देखने का, ठीक है, सब एक साथ होकर के अपने नज़रिए को बदला है हमने, और हमने देखा है कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हम लोग जहाँ हमारा अस्तित्व क्या है। हम लोग का अस्तित्व, अर्थ हम लोग को लाइफ दिया, बाकी 8 प्लैनेट में ह्यूमन जाके क्यों नहीं रहा, वहाँ पे क्यों नहीं उसका एग्जिस्टेंस है, क्योंकि हमारा अर्थ का एग्जिस्टेंस था तभी ह्यूमन का एग्जिस्टेंस था, और हम अपने एग्जिस्टेंस की वजह से हम लोग अपने अर्थ के एग्जिस्टेंस को भूल गए, खो दिए, बिल्कुल ही एकदम ही इग्नोर किए हैं और उसको एक्सप्लॉइट किया दिनों दिन, ठीक है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिमाइज, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। देखो, बात चिंता की है, लेकिन बात ऐसी चिंता की नहीं है। जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जो हमारे वातावरण में जो भी परेशानियां हम लोग देख रहे हैं, जितनी भी परेशानियों के बारे में हमने इस आर्टिकल में बात किया, ये हम लोग की मौत की तरफ इशारा नहीं करता है। डिमाइस का मतलब मौत, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये बता रहा है कि अब कल तुम अगर नहीं सुधरोगे तो कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, हाँ, लेकिन ये हमारे पासपोर्ट को ज़रूर दिखा रहा है। ये हमारे फ्यूचर में जो हमारा पासपोर्ट है ना, हमारा फ्यूचर रहेगा ही नहीं। अगर आज हम सुधरेंगे, आज ह्यूमन सुधर जाता है और अर्थ को बचाने के लिए कुछ कर पाता है, तो समझो वो अपना पासपोर्ट रेडी कर रहा है फ्यूचर में जाने के लिए। लेकिन अगर वो आज भी नहीं सुधरा तो कल कोई होगा ही नहीं, कोई फ्यूचर होगा ही नहीं, तो पासपोर्ट की बात भूल जाओ, ठीक है। कहीं आगे जाने के लिए आपको पासपोर्ट लगता है ना, दूसरे कंट्री जाने के लिए, तो हमारे फ्यूचर में जाने के लिए अगर आज हम सुधर जाते हैं, अर्थ के लिए कुछ अच्छा कर देते हैं, तो हमारा पासपोर्ट होगा हमारे फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर यही स्थिति चलती रही तो कोई फ्यूचर होगा ही नहीं। जितने भी प्रेडिक्शंस हुए हैं ना, जब मैं छोटी थी तो 2012 के अराउंड एक यू कैन से रूमर आया था कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एक पर्टिकुलर डेट दिया था। उस टाइम पे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होगा, लेकिन उस टाइम के बाद से ना बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी हैं जिसमें अर्थ में डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, धरती फट रही है, धंस रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, इधर से जितने पहाड़ हैं, जितने ग्लेशियर्स हैं, सब मेल्ट हो गए हैं। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी उसके बाद। कुछ समय ऐसा होगा कि ये सारे जो प्रेडिक्शंस हैं वो सच हो जाएंगे, ये सारे जो अनुमान लगाए गए हैं वो हो सकता है कि सच हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक तरीके से समझो मिरर ऑफ द सोसाइटी है। ये हम लोग को आईना दिखा रहा है कि नहीं सुधरे, एक हिंट है ये कि अगर नहीं सुधरे तो कल यही है तुम्हारा, ठीक है। The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility। और ये जो अभी तक जो एरा है, हम लोग अभी जिस एरा का मतलब होता है एज,
ठीक है। एक हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, ठीक है, अभी कलयुग है जैसे, तो अभी एरा, उसमें एज को एरा बोला जाता है। तो हम लोग जैसे जिस अभी सिचुएशन में रह रहे हैं, ये डेवलपमेंट वाला एरा चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये जो ग्रीन मूवमेंट रोल के बाद ह्यूमन, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था कि ह्यूमन को एरा ऑफ डेवलपमेंट से मोड़ करके एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाए, ठीक है, कि अब डेवलपमेंट मत करो, अब जिम्मेदारी लो, ठीक है। हम लोग ये जो डेवलपमेंट कर रहे थे, वो किसके ऊपर इतना गर्व करके और किसके ऊपर इतना नाज करके कि हमारे पास तो बैकअप है अर्थ पे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, अर्थ के रिसोर्सेज को बेधड़क इस्तेमाल कर रहे थे, कोई रोकने वाला नहीं था। हर जगह से लेकर के जितना डेवलपमेंट करना था वो डेवलपमेंट हमने कर लिया, ठीक है। अभी तक सिर्फ हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, अभी तक हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, डेवलपमेंट, और सिर्फ इसी के पीछे हम लोग पड़े हुए थे। तो एरा ऑफ डेवलपमेंट चल रहा था अभी तक, ठीक है। अभी ह्यूमन हर तरीके से रोबोट बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, आगे चल के ह्यूमन के दिमाग में क्या क्या चल रहा है सब करने को रेडी था ह्यूमन, और बहुत हद तक अचीव भी कर लिया। लेकिन अब हम लोगों को ये जो आर्टिकल है वो क्या बोल रहा है कि नहीं, अब तुम लोगों को एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ मुड़ने की ज़रूरत है। एक ऐसा युग लाओ जिसमें लोग जिम्मेदारियाँ लें, जिसमें लोग अपने अपनी चीज़ों को, अपने अपने परिस्थिति को समझें और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने अपने एक ऐसा युग लाओ जिसमें लोग जिम्मेदारियाँ लें और अपनी अपनी गलतियों को समझें, रियलाइज़ करें, और जो जो चीज़ें गलत की हैं उसको सुधारने का समय अब आ गया है। It is a holistic world view, an ecological world view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. देखो, the emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. The emerge का मतलब बनना, निकलना, किसी चीज़ से अगर कोई चीज़ बाहर निकलता है तो उसको इमर्ज होना बोलते हैं, ठीक है, उभर के आना। एंड द वर्ल्ड विजन, तो ये जो हम लोग का नज़रिया है, ये जो नज़रिया उमड़ के आ रहा है वो हैज़ अशर्ड का मतलब बरसना, ये हम लोग को एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, एक हम लोग के ऊपर एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को बरसा रहा है, एक ऐसे युग को बरसा रहा है जिसका जो जिम्मेदारी लाता है, ठीक है। और इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, और ये एक समग्र नज़रिया है। एंड इकोलॉजिकल व्यू, इकोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, कि अब हम लोग को चीज़ों को पारिस्थितिक नज़र से देखनी है, ठीक है, जिसमें पर्यावरण हमारी प्राथमिकता हो, जिसमें पर्यावरण नेचर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो, और उस नज़रिए से हम लोग को सब चीज़ को देखना है। सीइंग द वर्ल्ड, दुनिया को ऐसे देखना है कि वो एक होल है, इंटीग्रेटेड होल, ये नहीं कि ये कंट्री बोल रहा है कि हम क्यों करें, वो कंट्री बोल रहा है कि हम क्यों करें, नहीं, कंट्री भले इसमें अलग अलग कंट्री हैं लेकिन ये एक इंटीग्रेटेड होल है। आखिरकार ये एक, हम लोग एक वर्ल्ड हैं, एक अर्थ है, सिंगल अर्थ। वो बॉर्डर्स आ गए तो क्या हो गया, तब जा कर के कंट्री का डिवीज़न हुआ ना, लेकिन जब बॉर्डर्स नहीं थे, जब सब कुछ नहीं था, तो सिर्फ हम लोग अर्थ के ह्यूमन सब जगह एक ही था, और वर्ल्ड सिर्फ एक आज भी है और कल भी एक ही वर्ल्ड था, ठीक है। तो इसको अलग अलग छोटे छोटे डिसोसिएटेड टुकड़ों में देखने का ज़रूरत नहीं है, रादर उसकी बजाय उसको एक इंटीग्रेटेड होल की तरह देखो, एक सिंगल प्लैनेट की तरह समझो, और समझो कि सबका प्लैनेट है ये, और सबको बराबर काम करना है, बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इंडस्ट्री हैज़ द मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी, हमने हर तरीके से हर जगह पे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को देख लिया। हमने देखा कि पॉपुलेशन किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, डिफॉरेस्टेशन क्या असर ला रहा है, हर चीज़ देखी हमने। अब हम लोग देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का क्या क्या रोल है, इंडस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है इस एलिंग अर्थ को एक एलिंग प्लैनेट बनाने में, ठीक है। और ये एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इंडस्ट्री का बहुत क्रूशियल, बहुत ही यू कैन से इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है।
वो क्या है देखते हैं। What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of chairman of DuPont. देखो, अभी तक हम लोग पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, अब इंडस्ट्री एक क्रूशल रोल यानी एक महत्वपूर्ण रोल कैसे निभा रहा है, कैसे निभाएगा एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाने में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक नाम लिया गया है यहाँ पे, ड्यूपॉन्ट, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। और यहाँ के चेयरमैन हैं, What a transformation would be affected if more businessmen shared their view, the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard. इस कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता था अगर दुनिया के सारे बिजनेसमैन मिस्टर एडगर एस वुलर्ड, जो ड्यूपॉन्ट जो कंपनी है उसके चेयरमैन हैं, उनकी तरह अगर सब बातें करते और उनकी तरह सबका अगर नज़रिया होता तो दुनिया के सारे बिजनेसमैन का, ये एक बिजनेसमैन है जो कि चेयरमैन है, ये एक बिजनेसमैन है जो कि चेयरमैन है ड्यूपॉन्ट के, और ड्यूपॉन्ट क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि कितना अच्छा होता, क्या परिवर्तन आ जाता अगर दुनिया के सारे बिजनेसमैन मिस्टर एडगर एस वुलर्ड, जो कि चेयरमैन है ड्यूपॉन्ट के, उनके जैसा नज़रिया रखते। और ये चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर भी हैं, चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर भी हैं, ठीक है। इसीलिए ये कुछ बातें करते हैं। और ये क्या बोलते हैं ये सुनो, फिर से एक बार समझाती हूँ मैं। मिस्टर एडगर एस वुलार्ड ड्यूपॉन्ट नाम के कंपनी के चेयरमैन हैं और वो एक बिजनेसमैन है, और ये चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर भी हैं। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि इनकी सोच के जैसा अगर सबके सारे बिजनेसमैन का सोच होता तो क्या ही परिवर्तन दुनिया में आ सकता था, मतलब बहुत ज़्यादा दुनिया में परिवर्तन आ सकता था। तो उन्होंने ऐसा क्या बोला है भाई, He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। देखो, बिजनेसमैन है तो जनरली जो बिजनेसमैन होगा वो किसी चीज़ का बिजनेस होगा, व्यापार करता होगा, ट्रेड करता होगा, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता होगा, ठीक है। फर्नीचर, टीवी एंड कुछ भी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इंडस्ट्री होता है, जिसके बिजनेसमैन जो करते हैं। तो सारे बिजनेसमैन जो हैं उनका बेसिक, उनका जो रॉ मटेरियल, उनका जो बेस है, उनके पास भी तो रॉ मटेरियल जाता होगा। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता होगा, हमारे एनवायरनमेंट से आता होगा, ठीक है। क्योंकि रॉ मटेरियल जनरली हमारा एनवायरनमेंट ही देता है। ज़्यादातर 90% जो भी चीज़ें दुनिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसका रॉ मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट से ही आ रहा है, ठीक है। चाहे वो बाई प्रोडक्ट हो तो बाई प्रोडक्ट भी किसी चीज़ का होगा तो वो भी एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे एनवायरनमेंट ही उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम मैंने आपको 4 बताया था, तो बिजनेसमैन का रॉ मटेरियल वहीं से आता है। अब अगर एक बिजनेसमैन बोलता है तो बिजनेसमैन का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल उसके पास आता जाए उतना ज़्यादा प्रोडक्शन वो करता जाए कि और अमीर हो जाए वो और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए वो। सबसे ज़्यादा तो यही होगा उसका मोटिव, उसका ऑब्जेक्टिव, मोटो यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ मिस्टर एडगर ये बोलते हैं
कितनी अच्छी बात बोलते हैं कि आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, हम लोग का जो अस्तित्व है वो कंटिन्यू तभी हो पाएगा एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, तभी हो पाएगा। लीडिंग मैन्युफैक्चरर अगर हम लोग बहुत सबसे सर्वश्रेष्ठ या ऊंचे पद के मैन्युफैक्चरर उद्योगपति बनना चाहते हैं तो हम लोगों का एग्जिस्टेंस तभी रहेगा जब सबसे पहले हम लोग अपने एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण के में इसको बैलेंस करने में एक्सेल करेंगे। मतलब बैलेंस हम लोग का की तरह, हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो एनवायरनमेंट की तरफ अगर हम लोग का एक्सेल करेगा, मतलब हम लोग की जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारे वातावरण की तरफ अगर उच्च रहेगी, उच्च श्रेणी में रहेगी या सबसे अच्छा रहेगा, तो ही जा कर के हम लोग एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, यानी कि ऊंचे पद के उद्योगपति बन सकते हैं। ठीक है, बेसिक कहने का ये मतलब है कि आपको अगर हम आगे बिजनेसमैन को बहुत अच्छा बनना है, अच्छा एक लीडिंग बिजनेसमैन बनना है कोई भी बिजनेसमैन को, तो उसको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाना होगा। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी या उसको सुधारने में एक्सेल करना होगा, उत्तीर्ण होना होगा, तभी जा कर के हम लोग का, क्योंकि आप एनवायरनमेंट को नहीं बचाओगे तो आपको रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं। ठीक है, तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप पहले एनवायरनमेंट को सुधारो, आसपास के वातावरण को बचाओ, ठीक करो और उसके लिए कुछ करो, तब जा कर के आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाओगे। तो यहाँ पे जितने बिजनेसमैन हैं उनको वो बोल रहे हैं कि तुम लोग फाइनेंशियली और कैपिटल और मॉनिटरीली सोचना बंद करो, सिर्फ पैसे 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 का सोचना बंद करो और एक बार के लिए जहाँ से तुम्हारा रॉ मटेरियल आता है उस चीज़ पे ध्यान दो और पहले उसको ठीक करो, अपना कर्तव्य उसकी तरफ निभाओ, उसको एक्सेल करो। एक्सेल का मतलब उत्तीर्ण करो उसमें। ठीक है, ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous word, "No generation has a free hold on this earth as we have is a life tenancy with a full repairing lease." एक और नाम बहुत इम्पॉर्टेंट, मार्गरेट थैचर। अब मार्गरेट थैचर कौन है? मार्गरेट थैचर ने भी एक बात कही है और ये प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, ये एक फीमेल है। ठीक है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो ये ये मार्गरेट थैचर पीएम ऑफ यूके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम रह चुकी थी और इन्होंने अपने मेंबरशिप के टाइम पे, मिनिस्टरशिप के टाइम पे, ये इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पे बोला कि मतलब इनके जैसा डिसीजन पास करने वाला कोई नहीं था, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती थी। और इन्होंने ये बात बोली कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। कोई भी जनरेशन आ जाए, चाहे वो पहले का जनरेशन था, स्वामी, ऋषि मुनि और भगवान, या किसी का भी जनरेशन, नॉट भगवान, लेकिन ऐसा माना जाता है ना कि जैसे रामायण और ये सब के टाइम पे अर्थ पे वो लोग रहते थे, तो किसी भी जनरेशन का, या हम लोग आगे जाएंगे, हमारे आने वाला जनरेशन जो रोबोट और ये सब लेकर के आ जाएगा, जो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है वैसा जनरेशन, तो जितने भी जनरेशन आ जाएं, किसी का भी अर्थ पे एक फ्री होल्ड नहीं है, किसी का कब्जा नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि अर्थ मेरा है। ऑल वी हैव, सब कोई, जितने भी हम लोग रह रहे हैं, जो गए, जो आएंगे या जो आने वाले हैं, हम लोग सब क्या है, एक लाइफ टेनेंसी है हम लोगों का। मतलब हम लोग टेनेंट हैं, हम लोग रेंटर्स हैं और हम लोग का एक लाइफ टेनेंसी है। एक समय के लिए, एक निर्धारित समय के लिए हम लोग को अर्थ दिया गया है रहने के लिए।
ठीक है, हम लोग का एक लाइफ टेनेंसी है एंड विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज, मतलब लीज़ पे किसी चीज़ को लिया जाता है ना, जैसे कि कुछ सालों के लिए एक ज़मीन को लीज़ पे ले लेते हैं लोग कि 15 साल के लिए ज़मीन हम ले रहे हैं, इस पर हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आप इस अर्थ को आपने लीज़ पे लिया है, आपको रहने के लिए लाइफ टेनेंसी दी गई है, मतलब आप जितने दिन जीवित रहोगे उतने दिन आप यहाँ पे रह सकते हो। तो आपको इसको फुल रिपेयरिंग लीज के साथ, मतलब आपका जितना लाइफ टेनेंसी है उस बीच में आपको रह रहे हो, तो इसको आप ख़राब करोगे तो रिपेयर करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। रिपेयरिंग लीज के साथ आपको इस अर्थ पे रहने के लिए दिया गया है। आपका इस पर कोई फ्री होल्ड नहीं है, कोई हक नहीं है, आप ये हक नहीं जता सकते हो कि ये अर्थ आपका है और ये आप इसके हकदार हो। ठीक है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, हमने इस अर्थ को, ये कोई हम लोगों को हम लोग के पूर्वज, फोर फादर्स यानी कि हमारे पूर्वज, पिता के पिता, ठीक है, कोई हम लोगों को ये जो अर्थ है हमारे फोर फादर्स से नहीं मिला है, हम लोग के पूर्वजों से नहीं मिला है। हमारे पिताजी और उनके पिताजी और किसी और के पिताजी इसको छोड़ करके हमारे लिए नहीं गए हैं, विरासत में हम लोग को ये चीज़ नहीं मिली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, और ये हम लोग को कहाँ से मिला है, हम लोगों ने इसको उधार लिया है हमारे बच्चों से, जो हमारा आने वाला जनरेशन है, समझो उन्होंने हमारे पर कृपा की है, हम लोग के ऊपर एक उद्धार किया है कि वो लोग हम लोग को इस पर रहने के लिए दे रहे हैं, हम लोगों ने उनसे उधार लिया है कि हम लोग को रहने दो इस पर, क्योंकि देखा जाए तो ये उनका भी तो है, उनका भी उतना ही हक है इस पर रहने का जितने हक से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन बशर्ते डिफरेंस इतना है कि हम लोग इसको ख़राब कर रहे हैं और उनके रहने लायक बचने नहीं दे रहे हैं। जब तक वो लोग आएंगे तो अर्थ सिर्फ पत्थर, चारों तरफ धूल मिट्टी और हरियाली कहीं भी नहीं होगी, इस तरीके का सिर्फ रेगिस्तान नज़र आएगा। तो ये क्या है, ये एक सेल्फिश एक्ट है जो कि हम लोग अपने जनरेशन के साथ करेंगे। एक बहुत स्वार्थी वाला जो बिहेवियर होता है वो ये हम लोग करने वाले हैं, किसके साथ, या कर रहे हैं हमारे आने वाले जनरेशन के साथ, जो कि कोई हक नहीं है हम लोग का ऐसा करने का, जितने हक से हम लोग रह रहे हैं और जिस स्थिति में हम लोग को अर्थ को दिया गया था रहने के लिए, जिस सपोज़ 20th सेंचुरी में जो हम लोग जितने भी ह्यूमन आए और वो लोग को जिस स्थिति में अर्थ को रहने के लिए दिया गया था, हम लोग को कोई हक नहीं था पॉपुलेशन को सीधे डबल ट्रिपल और 4 टाइम्स कर देने का, हमें कोई हक नहीं था सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का, इस तरीके से यूज़ करने का कि आगे के जनरेशन के लिए वो बचे ही ना। ठीक है, घर में ही हम लोग सिखाते हैं एक चीज़, अगर एक चॉकलेट 2 बच्चों के लिए आई है, एक बच्चा सो रहा है तो उसका वाला चॉकलेट खा मत जाओ, उसका चॉकलेट रहने दो, वो उठेगा तब खाएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग ये चीज़ घर में सिखाते हैं, लेकिन हम लोग खुद वही काम कर रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर है जनरेशन, उसका जो रिसोर्स है हम लोग को दिखाई दे रहा है सामने में, तो हम लोग उस चीज़ को यूज़ किए जा रहे हैं। ये नहीं कि वो अभी बच्चा नहीं है या वो जनरेशन अभी आने वाला है तो उसके लिए एज इट इज़ उसको रहने दें, और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग को सिखाता है। लेकिन हम लोग स्वार्थी बन करके डेवलपमेंट की होड़ में, डेवलपमेंट में इतने पागल हो चुके हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस आंख बंद करके इस रेस में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इतना ज़्यादा डेवलप हो जाए। लेकिन वो डेवलपमेंट किस काम का रहेगा जब ये पूरा अर्थ ही नहीं रहेगा, दूसरे प्लैनेट पे तो देखने वाले भी कोई नहीं है। तो ये आप दूसरी कंट्री से जो रेस लगा रहे हो वो किस काम का, जो हर एक कंट्री एक दूसरे से रेस लगा रही है डेवलप बनने का और डेवलप होने का, वो किस बात का रेस है जब देखने के लिए ही पूरा अर्थ ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो अर्थ की स्थिति पहले के पिक्चर से और अभी का पिक्चर, थोड़े दिन पहले एक पिक्चर वायरल हुआ था जो कि मून से अर्थ का पिक्चर क्लिक किया गया था, और एक पिक्चर क्लिक किया गया था कुछ जब राकेश शर्मा गए थे उस टाइम पे, तो वो कितना ग्रीन नज़र आता था और अभी ब्राउनिश नज़र आता है अर्थ मून से। ठीक है, तो वो दोनों जो पिक्चर था वो बहुत डेवस्टेटिंग था, डिसहार्टनिंग था, मतलब ऐसा लग रहा था कि देख करके दिल टूट जाएगा कि हमने एक जो अर्थ जो हम लोग को दिया गया था और अभी जो अर्थ हम लोग के पास है उस पर कितना डिफरेंस आ गया और हम लोगों ने क्या किया है। पहले लोग निकलते थे तो सुबह सुबह सांस लेते थे, ऑक्सीजन मिलता था, अब सिर्फ धूल मिट्टी धुआं मिलता है। तो अर्थ जो है वो हर जगह से फट रही है, कहीं से लावा निकल रहा है डे बाय डे, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ये सब क्या है, अर्थ का गुस्सा है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि हमने उसको इतना बीमार कर दिया है कि
वो अब अपने पहले जैसी स्थिति में नहीं है। तो इससे पहले कि सिचुएशन और बिगड़े और मदर अर्थ हम लोग पे इतना क्रूअल हो जाए, और ज़रूरी भी है क्योंकि हम लोग जहाँ रह रहे थे, जो कि हम लोग को उधार दिया गया था रहने के लिए, या एक तरीके का समझो मर्सी था ह्यूमन काइंड पे रहने, और भी तो प्लैनेट थे, उस पर क्यों नहीं रहने दिया गया ह्यूमन को, या उस पर क्यों नहीं रहा ह्यूमन, क्योंकि लाइफ एग्जिस्टेंस यहीं पे था, अर्थ पे ही था। हमारे पास एयर, वाटर, ऑक्सीजन, हर कुछ अवेलेबल अर्थ था, वो अर्थ पे था। वो किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। अर्थ ग्रीनरी, ग्रीन था, पानी था, सब कुछ था यहाँ पे। तो अर्थ हम लोग को यहाँ पे अगर रहने दिया तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, बट वी आर नॉट। वी आर सो एक्सप्लॉइटिंग द अर्थ, हम लोग इसका इतना मिसयूज़ कर रहे हैं इसके रिसोर्सेज का, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू बी कॉल्ड अ डेवलप्ड कंट्री। और ये रेस एक दूसरे की कंट्री के वजह से है, और कि उससे ऊपर उठना, उससे ऊपर उठना है। लेकिन इसीलिए ये बात यहाँ कही गई है कि डिसोसिएटेड, मतलब टुकड़ों में देखना बंद करो ये अर्थ को। ये टुकड़ों में नहीं है, ये किसी का एक टुकड़ा, किसी का वो टुकड़ा, ऐसा नहीं है। ये एक इंटीग्रेटेड होल है, ये एक पूरा का पूरा एक होल है, एक सिंगल होल। इंटीग्रेटेड मतलब एक, ठीक है। तो इसको टुकड़ों में देखना बंद करो और ये रेस लगाना बंद करो, और उस रेस में मुझे एक्सप्लॉइट करना, मुझे बर्बाद करना बंद करो, ठीक है। मुझे मतलब अर्थ को बर्बाद करना बंद करो। हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग ये चीज़ समझें, और जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी ही हम लोग अर्थ के, इसको कोई और नहीं समझेगा, या इसको कोई और आपके बदले नहीं कर देगा। आप ही ह्यूमन हो, आप ही ह्यूमन स्पीशीज़ हो, आप ही मैनकाइंड हो, आप ही ह्यूमन काइंड हो, सब कोई को। और ह्यूमन के पास ही इतनी अंडरस्टैंडिंग दी गई है, भगवान ने एक लौता एक ऐसा स्पीशीज़ बनाया है जो सुन सकता है, बोल सकता है, कर सकता है चीज़ों को, दिमाग दिया है, IQ दिया है। तो फिर उसको इस्तेमाल करो और अर्थ को बचाने में यूटिलाइज करना है। सो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, हाउ टू सेव अर्थ, हाउ टू सेव आवर एलिंग प्लैनेट, और ग्रीन मूवमेंट का रोल क्या है। इंडिया के स्टैटिस्टिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस दिया जा सकता है, इसमें लेटर राइटिंग बहुत आता है, आर्टिकल राइटिंग बहुत सारे आते हैं। सो you must keep the statistics, latest statistics in your mind, and write your answers in that way only. Thank you.